नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। आप सब लोगों को पता है कि एमएस यूनिवर्सिटी में आपकी एग्जाम आ चुकी है और यहां पे मेजोरिटी स्टूडेंट्स को एग्जाम की प्रिपरेशन का बहुत जबरदस्त टेंशन होगा कि कैसे हम लोग कम टाइम के अंदर हमारी इतनी सारी स्टडीज को कवर कर सके, जिससे कि हमारा नॉलेज भी बढ़े और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आए। बट यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे ही एक्सप्रेशन और ऐसी ही हालत है। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग यहां पे आप लोगों को बेहतरीन प्रिपरेशन करवाने के लिए एक्सीलेंट स्टडी सेशंस लाए हैं, जिसके अंदर अगर मैं HFA यानी कि हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पे मैं आप लोगों को 4 अलग अलग सेशन देने वाला हूं, जिससे आपकी बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। जिसके अंदर की पहला सेशन जो कि ये आप देख रहे हो, उसके अंदर मैं आपको यूनिट 1 के अंदर आने वाले सारे थ्योरेटिकल टॉपिक समझाऊंगा, ताकि कहीं से भी थ्योरेटिकल टॉपिक के बेस के ऊपर एमसीक्यू आ जाए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। देन सेकंड सेशन जो होगा उसमें यूनिट 1 के अंदर जो सम बेस्ड एमसीक्यू है, जहां पे एग्जांपल आ सकते हैं, वैसे एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन नेक्स्ट जो थर्ड सेशन है उसके अंदर मैं यूनिट 2 के थ्योरेटिकल सेशंस डिस्कस करवाऊंगा, जहां पे एमसीक्यू बन सकता है। एंड ये फोर्थ सेशन के अंदर यूनिट 2 में जो सम बेस्ड एमसीक्यू आते हैं उसकी डिस्कशन हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। सारे कैलकुलेशन वर्किंग नोट मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों की बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन हो सके। इवन आप लोग पहली बार एचएफए सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो भी अगर ये चारों के चारों सेशन आप लोग परफेक्टली समझते हो, थोड़ा सा टाइम जाएगा आपका, थोड़ा सा मतलब यहां पे 2 से 3 घंटे आपको अलॉट करने पड़ेंगे, पर उससे आपकी बढ़िया सी प्रिपरेशन इवन एग्जाम के अगले दिन भी हो पाएगी। तो मैं आशा रखता हूं कि आप ये सेशंस बहुत अच्छे से देखेंगे। जरूरत लगने पे कैलकुलेशन भी आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर करें। और उससे पहले ये सेशन आप अपने सारे एसवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स है या फ्रेंड्स है उनके साथ जरूर शेयर करें। आपको ये सेशन अच्छा लगे, आगे देखो, और उसके बाद अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक करें, जरूरी कमेंट लिखे, अच्छा लगे तो अच्छी कमेंट लिखिए, बुरा लगे तो बुरी कमेंट लिखिए, क्योंकि आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योर कमेंट इज योर फीडबैक। इससे मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन क्या है, स्टूडेंट्स को ये अच्छा लगता है या नहीं लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे भी और फ्यूचर स्टडी आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो अब हम लोग बिना कोई टाइम जाया किए हम लोग हमारे सेशन के ऊपर आ जाते हैं, और सबसे पहले हमारे यूनिट 1 में जो चैप्टर नंबर 1 है, जहां से थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो देख लेते हैं। और हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। कुछ सेशंस, कुछ टॉपिक, कुछ सेंटेंस ऐसे लगेंगे आपको कि सर ये तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, बट फिर भी ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो एमसीक्यू कहीं से भी बन सकता है, इसीलिए मैं मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करने वाला हूं। तो सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 क्लॉज 1 to 4। ये क्लॉज आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको स्पेसिफाइड किया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में। जबकि बुक्स एंड पेपर ये जो वर्ड है ये डिफाइन किया है इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 12। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको डिफाइन किया है या स्पेसिफाई किया है इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखना। देखो ये एक्सटर्नल एग्जाम में भी आपको सारी चीजें काम लगने वाली है, तो बहुत ही ध्यान से समझना है। अब यहां पे जो बुक्स एंड पेपर वर्ड आया है वो अगर आपको पता ना हो तो रिकॉल करवा दूं। देखो ये सभी सेशंस के ऊपर डिटेल नोट्स, डिटेल डिस्कशन, डिटेल वीडियो साहस स्मार्ट स्टडी ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, पर एग्जाम के अगले दिन पे हो सकता है कि आप सारे सेशंस ना देख सको, तो ये सेशन आपकी सारी चीजें कवर करवाने वाला है, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट में आपको डाउट लगता है तो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे जाके इसका डिटेल सेशन देख लेना, तो बढ़िया लेवल पे उसको रिकॉल कर पाओगे आप। अब बुक्स एंड पेपर या तो बुक्स ऑफ पेपर इंक्लूड्स, यहां से भी एमसीक्यू आ सकता है कि बुक्स एंड पेपर और बुक्स ऑफ पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, तो उसके अंदर आ सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर का ही पार्ट है। डीड्स, वाउचर, एनी राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, मिनट्स क्या होता है, वो मीटिंग के अंदर जो हुआ है उसका रिकॉर्ड, उसको कहते हैं मिनट्स। रजिस्टर्ड, मेंटेन ऑन द पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये सारी चीजें कवर होती है बुक्स एंड पेपर में।
A books of account must be kept on accrual basis। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड है, एक अक्रूवल बेसिस है और एक कैश बेसिस है। तो यहां पे कंपनी को जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं वो अक्रूवल बेसिस पे और अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, द्विनोंदी नामा पद्धति, उसको फॉलो करके ही बनाना है। क्लियर? अब अभी हम लोगों ने देखा कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो डिफाइन किया है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज इंक्लूड बैलेंस शीट, जिसको कि पोजिशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। याद रखना, बैलेंस शीट को ही पोजिशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जिसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड एनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और नोट्स एनेक्स टू मतलब अटैच एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 5 चीजें हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कवर होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी शैल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। याद रखना, कंपनी की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो कि ये 5 बुक्स ऑफ अकाउंट हमने डिस्कस किए, ये सब कहां रखे जाते हैं? तो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस में ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं। क्लियर? उसमें ही आगे क्या कहा है, इन केस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन एट एनी अदर प्लेस, मतलब हम रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं बट कंपनी की कोई और जगह पे हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहते हैं, तो यहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और इसकी फुल इंफॉर्मेशन विथ फुल एड्रेस ये कंपनी रजिस्ट्रार को, ये इंपॉर्टेंट है, 7 दिनों के अंदर बता देना पड़ेगा कि यहां पे कंपनी ने अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं बट ये ऑफिस पे रखे हुए हैं और वो ऑफिस का पूरा एड्रेस 7 दिनों के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार को इंफॉर्म करना होता है। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टस, જેમને આપણે વિજ્ઞાપન પત્ર એ નામથી પણ ઓળખીએ છીએ। तो ये प्रोस्पेक्टस क्या है? तो प्रोस्पेक्टस का सिंपल मतलब एक एडवर्टाइजमेंट वाला डॉक्यूमेंट जो कि जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करता है कि भाई आप आओ और कंपनी के शेयर या सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करो। तो देखो, प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको कि कहा है कि ये प्रोस्पेक्टस है या तो उसको प्रोस्पेक्टस के तौर पे इश्यू किया है, जिसके अंदर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी आ जाते हैं, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, मेन वर्ड ये है जो कि क्या करता है, inviting offer from the public for the subscription or purchase of any securities। अब यहां पे शेयर हो या कोई भी और सिक्योरिटी हो, उसको परचेस करने के लिए जनरल पब्लिक को इनविटेशन देता हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट इज कंसीडर एज द प्रोस्पेक्टस। क्लियर हो रहा है यहां पे? अब यहां पे प्रोस्पेक्टस के ही बारे में थोड़ी और हम लोग इंफॉर्मेशन डिस्कस करें तो जो पब्लिक कंपनी होती है उसको ये प्रोस्पेक्टस इश्यू करना कंपलसरी है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो यहां पे प्रोस्पेक्टस इश्यू ना भी करे तो भी चलेगा। ठीक है, पब्लिक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू करना कंपलसरी है। और जब पब्लिक इश्यू आता है जिसको कि हम लोग आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उस वक्त इस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस कहा जाता है जिससे कि हम लोग पब्लिक को इनवाइट करते हैं। पर इन केस ऑफ राइट इश्यू, हकना शेयर, तो उस वक्त इसे कहा जाता है लेटर ऑफ ऑफर। तो ये दोनों चीजें अलग है। प्रोस्पेक्ट डॉक्यूमेंट सेम होगा पर जब कंपनी पब्लिक ऑफर ला रही है तो उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे प्रोस्पेक्टस, और जब कंपनी राइट इश्यू ला रही है, राइट इश्यू का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को ऑफर मिलती है कि भी आप नए शेयर खरीद सकते हो। तो ये जब राइट इश्यू आता है तो जो डॉक्यूमेंट इश्यू होता है उसको कहते हैं हम लोग लेटर ऑफ ऑफर। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है। कई बार आपने न्यूज चैनल पे भी ये और आपने वर्ड सुना होगा। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट हैव द डिटेल्स ऑफ आइदर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ऑफर्ड और द अमाउंट ऑफ इश्यू। मेन क्या होगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ शेयर या कितनी अमाउंट पे ये शेयर इश्यू हो रहे हैं उसका जिक्र नहीं होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, अ कंपनी
issues red herring prospectus before the prospectus, मतलब प्रोस्पेक्टस इश्यू करे उससे पहले एक बार टेम्पररी लेवल पे इश्यू कर दे रहा है कि भाई हमारा आईपीओ आने वाला है, आप लोगों को पता हो। उसके बाद डिटेल इंफॉर्मेशन कि कितने शेयर्स होंगे, कितनी प्राइस होगी, उसके रिलेटेड आगे फिर से हम लोग डॉक्यूमेंट जारी करेंगे तो उसे प्रोस्पेक्टस कहेंगे। बट एक बार सिर्फ इंफॉर्मेशन के एंगल से जहां पे कंपनी ने कितने शेयर ऑफर किए हैं या प्राइस वो मेंशन ना किया हो तो उसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक्चुअल प्रोस्पेक्टस से पहले इश्यू किया जाता है और कंपनी रजिस्ट्रार को ऑफर के कम से कम 3 दिन पहले ये रजिस्टर करवा देना होता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद एक और टर्म है आस्बा, ASBA, जिसका की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ये याद रखना, एस्बा का फुल फॉर्म मैंने कहा वो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। इसके बाद सेकंड चैप्टर के हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें लास्ट में ये फिर से आने ही वाला है जिसमें मैं आपको फिर से समझाऊंगा, जो कि सेबी ने डेवलप किया हुआ एक सिस्टम है जो कि आईपीओ के लिए यूज होता है। और वो क्या करता है, ऑथोराइज करता है बैंक को। आस्बा इज एन एप्लीकेशन कंटेनिंग एन ऑथोराइजेशन टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन द बैंक अकाउंट, मतलब बैंक में हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं उसमें से हम वो कंपनी के शेयर या सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं उतने पैसे ब्लॉक कर दो, ये अथॉरिटी देती हुई एप्लीकेशन उसको कहते हैं आस्बा। क्लियर। और हमारे पहले चैप्टर का जो लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है जहां से एमसीक्यू आ सकते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो यहां पे आपको इस तरह से आ सकता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ब्लैंक इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी और ब्लैंक इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। तो वॉलेंटरी एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब लोग इकट्ठा होते हैं। इनकॉर्पोरेशन, आर्टिफिशियल पर्सन कृत्रिम व्यक्तित्व। सेपरेट एंटिटी और पर्सनालिटी मतलब अलग अस्तित्व। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कायमी अस्तित्व। कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब कंपनी के शेयर ट्रांसफर भी हो सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, आपको पता है कि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है दो तरह से, एक लिमिटेड बाय शेयर और दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है, कंपनी में शेयर होल्डर ने जितनी अमाउंट के शेयर खरीदे होंगे वहां तक ही उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो तो उसे कहेंगे लिमिटेड बाय शेयर। एंड लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होगा, द लायबिलिटी ऑफ द होल्डर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम। देन सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मतलब ओनर्स अलग होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं एंड मैनेजमेंट अलग होता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। एंड लेंथी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस और इवन जो वाइंड अप होती है कंपनी वो भी लेंथी होता है, लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके होता है। क्लियर हुआ यहां तक। तो यहां पे हमारे यूनिट 1 के पहले चैप्टर के थ्योरेटिकल टॉपिक खत्म हुए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। पर उससे पहले अगर आपको मैं ये जो समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे अपने फीडबैक दे, कमेंट लिखे जो कि मैं रिफर करूंगा ही। और उसके साथ साथ इस सेशन को अपने जो भी फ्रेंड्स है जो कि SY BCom में पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी जरूर शेयर करें। अब हम लोग थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ऑफ यूनिट 1 चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो कि काफी बड़ा है। और इसके बाद जो मैं एमसीक्यू के एग्जांपल बेस्ड एक सेशन कंडक्ट करने वाला हूं उसके अंदर इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा एमसीक्यू मैं कवर करने वाला हूं और एग्जाम में भी आपको ज्यादा एमसीक्यू आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शेयर मींस शेयर और पार्ट इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। ये याद रखना है, शेयर के अंदर स्टॉक भी इंक्लूडेड होता है। अब ये सेकंड नंबर का पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको थ्योरेटिकल एमसीक्यू आने के चांसेस है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके अंदर आता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसके दूसरे नाम नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी होते हैं, જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહે છે સત્તાવાર થાપણ, કાં તો સત્તાવાર મૂડી, કાં તો નામની મૂડી, કાં તો નોંધાયેલ મૂડી, जो कि क्या होता है मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन एक्यूमुलेट बाय इश्यूइंग शेयर। और ये जो है ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कहां पे लिखी जाती है, तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि आवेदन पत्र के कैपिटल क्लॉज मूડીની કલમમાં દર્શાવેલી હોય છે। तो ये चीज एमसीक्यू के लिए काम की है। उसके बाद सेकंड आता है इश्यूड कैपिटल मतलब બહાર પાડેલી મૂડી।
तो यहां पे कंपनी ने ऑथोराइज्ड कैपिटल में से जितनी भी कैपिटल पब्लिक को इश्यू की होगी उसे हम लोग कहेंगे इश्यूड कैपिटल। और ये इश्यूड कैपिटल दोस्तों ऑथोराइज्ड कैपिटल जितनी या उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब भराइल मूड़ी, और ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो क्या है, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, तो उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो इक्वल टू, लेस देन और मोर देन इश्यूड कैपिटल हो सकती है। उसके बाद होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी अपने शेयर की प्राइस में से जितनी भी अमाउंट शेयर होल्डर के पास से मंगवाती है उसे हम लोग कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, और जो नहीं मंगवाया है अभी तक उसे कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। उसके बाद है पेड अप कैपिटल, मतलब कॉल्ड अप कैपिटल के सामने शेयर होल्डर जितने पैसे पे कर देते हैं उसे कहेंगे पेड अप कैपिटल। और ये सेवंथ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिजर्व कैपिटल। देखो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में मिक्स नहीं हो जाना है। रिजर्व कैपिटल क्या है, तो जब कंपनी को ऐसा लगता है कि कंपनी की जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो कंपनी के मैनेजमेंट करने के लिए सफिशिएंट है और यहां पे कंपनी को कोई एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत नहीं है, तो कंपनी अपनी जो अनकॉल्ड कैपिटल होती है उसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एज अ रिजर्व साइड पे रख देती है, जो कि सिर्फ कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे ही मंगवाए जा सकते हैं। उसी को कहेंगे हम लोग रिजर्व कैपिटल। क्लियर। उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी को जो सब्सक्रिप्शन मिलता है इश्यूड कैपिटल के सामने, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात चल रही है, तो वो दो हो सकते हैं, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है या तो अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या कि कंपनी ने फॉर एग्जांपल 1000 शेयर इश्यू किए और उसके सामने कंपनी को 1200 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिल गई, तो इसको कहेंगे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या कि कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू किए पर उसके सामने कंपनी को 900 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन मिली, तो उसे कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अति भरणु अने ओछू भरणु। और यहां पे अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए याद रखना है कि कंपनी को कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन तो मिलना ही चाहिए, तो ही कंपनी आगे अपना बिजनेस कर सकती है। और कंपनी ये जो शेयर इश्यू करती है वो भी तीन तरह से कर सकती है। कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट पार मतलब दार्शनिक कीमतें, और एट प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे, और एट डिस्काउंट। हालांकि कंपनी अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती। इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉल इन एरियर्स, जिसके ऊपर भी एमसीक्यू एग्जांपल बेस्ड भी रहेंगे, जो कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करने ही वाले हैं। तो when shareholder fails to pay the money called by the company, then the amount not received by the company is transferred to call in arrears account। मतलब कंपनी शेयर होल्डर के पास से जो पैसे मंगवाती है, शेयर होल्डर वो पैसे नहीं पे करता है, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉल इन एरियर्स। और ये जो कॉल इन एरियर्स है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज बोलने चाह रहा हूं, वो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल किया जाता है। मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से माइनस किया जाता है, इस चीज को याद रखना। और यहां पे टेबल एफ के हिसाब से याद रखना, ये भी टेबल एफ के अकॉर्डिंग कंपनी यहां पे कॉल इन एरियर्स के ऊपर मैक्सिमम 10% पर अनम इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है शेयर होल्डर्स के पास से। पर अगर यहां पे कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है तो ये कॉल इन एरियर्स के ऊपर का जो इंटरेस्ट है उसको अगर चाहे तो वो वेव यानी कि कैंसल भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। यहां पे दोस्तों YouTube के पर्पस से ये सेशन में स्टॉप कर रहा हूं। अगर ये पूरा सेशन आपको अवेल करना है, बाकी के भी सारे सेशंस आपको डिटेल में चाहिए और इसी तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन आप अवेल करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स मिलते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी साहस टीम की हमेशा बेस्ट विशेष आपके साथ ही रहेगी। आप सब लोग बहुत ही अच्छा करें एग्जाम में, ऐसे ही हमारे दिल से विशेष है। और अगर आप चाहते हो कि साहस इंस्टीट्यूट के साथ आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टडी ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग जो फिजिकल एजुकेशन है, जो कि ओल्ड सिस्टम है क्लासरूम में आके पढ़ाई करना, उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो साहस इंस्टीट्यूट के ई क्लासेस, वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशन, जिसके अंदर आप घर से या कहीं पे भी बैठ के यही फील करोगे कि आप क्लासरूम में बैठ रहे हो। यकीन मानिए कि ये कोई ऑर्डिनरी आपने अगर कहीं पे देखा है लाइव लेक्चर्स या ऑनलाइन लेक्चर्स, उससे काफी अलग है। दिस इज लाइव इंटरैक्टिव वर्चुअल क्लासेस। और आप साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हैं
तो भी यहाँ पे आप लोग अवेल कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। और जो सास के स्टूडेंट है जो कि एप्लीकेशन पे देख रहे हैं ये सेशन को, उसको टेंशन नहीं लेना है, उनके लिए वीडियो अभी भी कंटिन्यू ही है।